अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। ये वीडियो मैं एक स्पेशल स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। उसने कई मरतबा रिक्वेस्ट किया कि आप एचईसी पे कोई डिटेल वीडियो नहीं बना रहे। एचईसी आखिरकार किस बला का नाम है? एचईसी का टेस्ट कौन दे सकते हैं? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए सिलेबस क्या होता है? इसमें पार्ट इन कौन कंसिडर होते हैं, पार्ट आउट वाले कौन कंसिडर होते हैं, इसका कैश कितना होता है और साथ में इसकी सिलेक्शन किस टाइम पे होती है, एप्लीकेशन डेडलाइन कब से स्टार्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली, और इसके लिए इमडिकेट पास करना ज़रूरी है या नहीं, स्कॉलरशिप्स कितने होते हैं, सीट्स कितने होते हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बस एक काम करें, वीडियो को आखिर तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि इसमें जो टोटल सीट्स और स्कॉलरशिप है पाटा और बलूचिस्तान के लिए कंबाइन, वो है 1000 में फिर 500 बलूचिस्तान के लिए है और 500 यानी 500 बलूचिस्तान के लिए और 500 ये पाटा वालों के लिए है। रेशो सेम है। इसमें जो इन के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 90% है और जो आउट के स्टूडेंट हैं उनके लिए जस्ट 10% है। तो आप 1000 में से अगर 10% लगाओ तो 900 सीट एंड स्कॉलरशिप ये इन वालों के लिए हो गई और जस्ट 100 सीट्स एंड स्कॉलरशिप ये आउट वालों के लिए हो गई, पाटा और बलूचिस्तान में कंबाइंड। अब मैंने आप लोगों को बताया कि रेशो सेम है, 500 बलूचिस्तान के लिए और 500 पाटा वालों के लिए। अब सिर्फ एक की बात करते हैं, मैं सिर्फ पाटा की बात करूंगा। सेम इसी तरह बलूचिस्तान वालों का भी डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ सेम है। बात करते हैं 500 सीट्स और स्कॉलरशिप है। इसमें पाटा आउट वालों के लिए कितने होते हैं और इन वालों के लिए कितने होते हैं। अगर 10% रेशो लगाए तो इसमें से 50 सीट्स एंड स्कॉलरशिप ही पाटा आउट वालों के लिए रह जाते हैं। बाकी 450 सीट्स एंड स्कॉलरशिप कंबाइन ये पाटा इन वालों के लिए रह जाते हैं। पाटा में एपार भी आते हैं, तो एपार और एजेंसी इन सारों को पाटा कहते हैं। तो पाटा इन वालों के लिए इसमें से है 450 और पाटा आउट वालों के लिए है सिर्फ 50 सीट्स एंड स्कॉलरशिप। में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए सीट्स कितने हैं? असल मामला तो सीट्स का होता है। स्कॉलरशिप तो आप अरेंज करोगे, पैसे कहीं से भी अरेंज करोगे, लेकिन मसला सीट का होता है कितने एमबीबीएस और कितने बीडीएस के सीट होते हैं। टोटल 1000 में जो सीट्स है एमबीबीएस और बीडीएस के वो है 350 सीट्स है एमबीबीएस और बीडीएस के। रेशो फिर भी सेम है, पाटा वालों के लिए भी 50%, बलूचिस्तान वालों के लिए भी 50%। तो अगर आप डिवाइड करें इक्वली तो 175 पाटा वालों के लिए आते हैं और 175 बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए आते हैं। 175 एमबीबीएस और बीडीएस के सीट पाटा वालों के लिए और 175 एमबीबीएस और बीडीएस के सीट ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए हो गए। अब सिर्फ एक की बात करते हैं, ये दोनों का सेम होगा। मैं सिर्फ पाटा की बात करूंगा, बलूचिस्तान के लिए भी इसी तरह का है। अब इस 175 में एमबीबीएस के कितने सीट्स हैं और बीडीएस के कितने सीट्स हैं? इन 175 में एमबीबीएस के सीट्स हैं 120 और बकाया जो 55 सीट्स है वो सारे के सारे बीडीएस के सीट्स है। अब अगर देखा जाए तो 350 में जो सीट्स है बलूचिस्तान और पाटा आउट के स्टूडेंट के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 35 है। तो 35 सीट्स में से बलूचिस्तान को कितने मिलेंगे और पाटा आउट वालों को बलूचिस्तान के स्टूडेंट को मिलेंगे मैं भी 18, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, और जो पाटा के स्टूडेंट हैं उनको मिलेंगे 17 सीट्स। इस 17 में एमबीबीएस के कितने सीट्स हैं और बीडीएस के? एमबीबीएस के सीट्स एचईसी वाले उन स्टूडेंट को देते हैं जिनका मेरिट हाई होता है और पाटा आउट के स्टूडेंट का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो पाटा आउट के स्टूडेंट को मेजॉरिटी एमबीबीएस के सीट दी जाती है, बीडीएस के सीट्स उनको जनरली नहीं दी जाती क्योंकि उनका मेरिट हाई होता है, और जिनका मेरिट हाई होता है तो एचईसी वाले उनको एमबीबीएस के सीट्स देते हैं। अब जो मेन सवाल है मेरे ख्याल में आप लोगों के जहन में वो ये होगा कि मेरिट किस बेस पे लगता है? मेरिट इंडिकेट के बेस पे लगता है या मेरिट एचईसी के बेस पे लगता है? तो मेरिट इनका 2 टाइप्स होता है और इनकी पॉलिसी भी डिफरेंट है। एक इसका होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपके एचईसी मार्क्स को देखा जाता है। अब जिन स्टूडेंट्स के एचईसी के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, टॉप 1000, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है एज सेलेक्टेड स्कॉलर्स ऑफ एचईसी एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद एचईसी का रोल खत्म हो जाता है। अब आपका सिलेक्शन हो गया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद होता है फाइनल मेरिट लिस्ट या प्लेसमेंट वाला। उसमें एचईसी का रोल नहीं होता। आपके इंडिकेट मार्क्स के बेस पे आपको सीट या स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप प्री इंजीनियरिंग हो तो आप इस रूल से एग्जम्प्टेड है। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने इंडिकेट लाजमी देना है, क्योंकि उस इंडिकेट के बेस पे आपको ये कॉलेज देगा। प्लेसमेंट आपका होगा इंडिकेट बेस्ड, एचईसी के बेस पे नहीं होगा। एचईसी के बेस पे आपका नाम सिर्फ आएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। एचईसी के मार्क्स के बेस पे आप अगर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या बीएस के स्टूडेंट है तो आपको स्कॉलरशिप उस बेस पे मिलेगा। लेकिन अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो मेडिकल का सीट आपको फिर इंडिकेट के बेस। एक और इंटरेस्टिंग क्वेरी जो आप लोगों के जहन में होगी वो ये होगी कि सीट किस बेस पे दिया जाता है और स्कॉलरशिप किस बेस पे दिया जाता है। तो स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जाता है, उसमें ओपन मेरिट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन सीट आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया जाता है और साथ में ओपन मेरिट को भी कंसिडर किया जाता है।
मेरिट को भी कंसिडर किया जाएगा सीट में, और पॉपुलेशन को भी कंसिडर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ हद तक। लेकिन मेन जो होता है वो ओपन मेरिट बेस होता है, आपके मेरिट को कंसिडर करते हैं कि ओवरऑल पाटा में आपका मेरिट रैंक क्या है। लेकिन स्कॉलरशिप में ऐसी कोई बात नहीं है, वो होली एंड सोली HEC बेस होता है और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कि सबसे जो ज़्यादा आबादी है वो बाजीवड़ वालों के लिए, तो मैक्सिमम स्कॉलरशिप बाजीवड़ वालों को मिलेगी और मेजॉरिटी सीट्स भी बाजीवड़ वालों को मिलेगी। फिर दूसरे नंबर पे खैबर एजेंसी है, तो खैबर एजेंसी को भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स मिल सकती है और सीट्स। इसी तरह जिनकी आबादी ज़्यादा है तो उनको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सकती है, और जिनकी आबादी कम है तो उनको मिनिमम। कुछ स्टूडेंट्स पार्ट इन और पार्ट आउट के ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इनरोल होते हैं, मतलब इनका सिलेक्शन कोई मेडिकल कॉलेज में हुआ है, सेमी गवर्नमेंट में हुआ है या लो रैंक मेडिकल कॉलेज में हुआ है, तो वो कहते हैं कि हमें KMC AMC या अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाए, जो भी हो, जो आपके नज़र में अच्छे है, जो आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज है। तो आप कहते हैं कि मैं यहाँ से जाओ और वहाँ पे शिफ्टिंग करो HEC के बेस पे। तो ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप ऑलरेडी एक मेडिकल कॉलेज में इनरोल है, आपकी क्लासेस जारी है, आपने फ़ी जमा की है, तो आप कंसिडर हो गया ऑलरेडी इनरोल। ऑलरेडी इनरोल को सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनको सीट नहीं दी जाएंगी, चाहे वो टॉपर क्यों ना हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल नहीं है उनको सीट्स भी दी जाएगी और साथ में उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगा। एक स्टूडेंट है वो ऑलरेडी इनरोल नहीं है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ MD कैट में, तो उनको सीट्स भी दी जाएगी और साथ में उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी इनरोल है, ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे मेडिकल कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाए, तो फिर आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। वो ट्रिक की है कि आपने सबसे पहले KMU से कन्फर्म करनी है और HEC वालों से ये कन्फर्म करनी है कि मुझे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट्स और स्कॉलरशिप दोनों मिल सकते हैं, मुझे सीट मिल सकता है एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में। सबसे पहले आपने ये कन्फर्म करना है, फिर उसके बाद आपने अपनी सीट कैंसिल करनी है। सीट आप कैंसिल करोगे तो आप ऑलरेडी इनरोल कंसिडर नहीं होगे, दूसरा रास्ता आपके साथ नहीं है। अगर आप ये रिस्क ले सकते हो, अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकल कॉलेज में इनरोल है, तो अच्छी बात तो ये है कि आप वहाँ पे अपनी MBBS की जर्नी को कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर आप में क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो फिर आपने ऐसा करना है कि अपनी सीट को कैंसिल करना है। रिस्की टास्क है, पहले HEC और KMU दोनों से कन्फर्म करनी है, फिर उसके बाद अपनी सीट कैंसिल करनी है ताकि आपको ऑलरेडी इनरोल कंसिडर ना किया जाए। आप ऑलरेडी इनरोल नहीं हो गया तो आपको सीट और स्कॉलरशिप दोनों दी जाएगी, लेकिन उसके नुकसान एक दो है। एक तो ये है कि रिस्की टास्क है, दूसरी बात ये है कि आपके क्लासेस फिर बहुत लेट स्टार्ट होंगे और आपके प्रिपरेशन उतनी बेस्ट नहीं होगी जो पास टॉप है उनके लिए। MBBS की जो सीट्स है वो किस बेस पे मिलेंगे, पार्ट आउट वालों को या पार्ट इन वालों को? तो HEC की अपने एक दुनिया है, वो कहते हैं कि जिनका मेरिट हाई होता है उनको हम MBBS की सीट्स देंगे और जिनका मेरिट कम होता है तो उनको BDS। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरिट किन का हाई होता है, पार्ट आउट वालों का या पार्ट इन वालों का। तो पार्ट आउट का मेरिट हाई होता है, उनको होली एंड सोली अक्सर MBBS की सीट दी जाती है, और जो पार्ट इन के स्टूडेंट हैं तो मेजॉरिटी में उनमें मैक्स होता है, उनमें MBBS के सीट्स भी होते हैं और BDS के सीट्स। लेकिन पार्ट आउट वालों के लिए वो MBBS के सीट रखते हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं उनका मेरिट। लेकिन याद रखिए यहाँ पे भी PMDC के रूल्स फॉलो होते हैं। PMDC के रूल्स ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए MD कैट को पास करें। MD कैट के अगर 200 मार्क्स हो जाए तो उसमें जो पासिंग मार्क्स है BDS के लिए वो 90 है और MBBS के लिए 110 है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ स्कॉलरशिप मिल जाए, तो अगर आपके मार्क्स 90 से कम है और आप BS के लिए अप्लाई करें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे BDS में एडमिशन मिल जाए और साथ में मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, तो आपके मार्क्स MD कैट में 90 से लेके 109 तक होने चाहिए। 110 से अगर कम है और 90 से ज़्यादा है तो आपको BDS भी मिल जाएगा और BDS के साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स 110 से ज़्यादा है तो आपको MBBS का सीट भी मिल सकता है और साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। लेकिन ये केसेस ज़्यादातर बलूचिस्तान में होते हैं, पाटा में इतने नहीं होते। स्टूडेंट सवाल करते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट के मार्क्स इसमें काउंट होते हैं या नहीं। तो इम्प्रूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक वो इम्प्रूवमेंट होता है जो आपने रिसेंट किया है 2024 में। जो इम्प्रूवमेंट आपने 2024 में किया है वो मार्क्स काउंट नहीं हो गया, ना वो HEC में काउंट होते हैं ना वो MD कैट में। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट आपने 1 ईयर बैक की है, 2023 में की है, 2022 में की है, आपने रिसेंट नहीं की है, इस साल नहीं की, तो वो काउंट हो गए। इम्प्रूवमेंट की ये पॉलिसी है। अंदाज़ा लगाते हैं कि सीट्स हर एक एजेंसी को कितने मिलेंगे MBBS और BDS के। इसमें मैं MBBS और BDS के क्लियरली नहीं बता सकता, लेकिन पाटा इन वालों के लिए जो सीट्स होते हैं, पाटा आउट की हम बात नहीं करते, पाटा इन वालों को कितने सीट्स मिलेंगे MBBS और BDS के, मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों को कहूँगा, श्योरली मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो आप PMDC पे यकीन रख सकते हैं ना आप HEC पे, क्योंकि उनकी पॉलिसी हर ईयर
चेंज होती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक अगर कोटा बेस्ड सिलेक्शन हो, डिस्ट्रिक्ट को भी कंसिडर किया जाए, पॉपुलेशन को भी कंसिडर किया जाए और साथ में मेरिट को भी कंसिडर किया जाए, तो जो जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है वो है बाजोड़ एजेंसी। तो बाजोड़ एजेंसी को सीट्स मिल सकते हैं 25+ बाजोड़ एजेंसी को मिल सकते हैं। इसी तरह खैबर को भी राउंड अबाउट 24-25 सीट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ कुरम वालों को 19 सीट्स मिलेंगे, साउथ वजीरिस्तान को 18 सीट्स मिल सकते हैं और नॉर्थ वजीरिस्तान को एक अंदाजे के मुताबिक 17 तक सीट्स मिलने वाले बेचारे तबाह हैं, उनको 13 सीट्स मिलेंगे और जो वरगज़ई वाले हैं उनसे भी तबाह है, उनको सिर्फ 10 सीट्स मिलेंगे। बात रह गई एपार वालों की। एपार वाले कहते हैं कि आपने तो हमारी जिक्र ही नहीं की। तो एपार के स्टूडेंट को यहाँ पे 11 सीट्स मिलते हैं टोटल। पार्ट आउट वालों का अलग क्राइटेरिया है, उनमें मेजॉरिटी एपार के स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं, लेकिन जो पार्ट टाइम के स्टूडेंट हैं तो उनमें 11 सीट्स ये रिजर्व्ड होते हैं एपार के स्टूडेंट है। वो कहता है कि मैंने बीएस करनी है तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर मैंने एमडीकेट का टेस्ट नहीं दिया। तो वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम कोई बीएस करते हैं तो उन स्टूडेंट के लिए एमडीकेट पास करना लाजमी नहीं है। वो स्टूडेंट जो एमबीबीएस और बीडीएस में आना चाहते हैं उनके लिए एमडीकेट पास करना लाजमी है। बीडीएस के लिए एटलीस्ट आपके 90+ होने चाहिए और एमबीबीएस के लिए आपको 110 या 110+ होने चाहिए। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमडीकेट देना ज़रूरी नहीं है। आपको स्कॉलरशिप एमडीकेट के बगैर में लगाते हैं कि एचईसी का मेरिट लिस्ट कितना होता है। लेकिन इससे पहले आप लोग एक बात जहन में याद रखिए कि एचईसी का मेरिट लिस्ट मल्टी पिक्टोरियल है। ये डिपेंड करता है कि एचईसी वाले टेस्ट कैसे लेते हैं, एमडीकेट वाले टेस्ट कैसे लेते हैं, ईपीसी में लोगों के कितने मार्क्स आते हैं, ओवरऑल स्टैटिस्टिक क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज में, उसके बेस पे ये मेरिट डिसाइड होता है। लेकिन एक हैरानगी वाली बात बता देता हूँ कि जो एपार के स्टूडेंट थे वो मेजॉरिटी सेलेक्ट हुए थे पार्ट आउट में। पार्ट आउट के जो 17 सीट्स थे तो उन पे मेजॉरिटी स्टूडेंट एपार के थे और एजेंसियों के कम सीट थे। 10 स्टूडेंट एपार के थे और बाकी 5 स्टूडेंट वो एजेंसी के साथ। आखिर मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपके जहन में होगी। पहली बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एटलीस्ट एपीसी का एग्जाम होना चाहिए। आप ईटा की तरह इससे पहले नहीं दे सकते। ईटा तो आप फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हैं, सेकंड ईयर में भी दे सकते हैं, लेकिन एचईसी आप सेकंड ईयर के बाद देंगे। सेकंड ईयर कंप्लीट होना चाहिए, इससे पहले आप नहीं दे सकते। दूसरी बात ये कि आपका डोमिसाइल पाटा का होना चाहिए और बलूचिस्तान का। ना सिर्फ आपका बल्कि आपके मदर और फादर का एक डोमिसाइल कंपलसरी है, वो भी पाटा का होना चाहिए और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी पाटा का होना चाहिए। और पाटा इनके लिए आप वो एक स्पेशल सर्टिफिकेट होता है, आपने लोकेशन सर्टिफिकेट, वो लोकेशन सर्टिफिकेट भी आपने फिर बाद में बनानी है। एक बात जहन में याद रखनी है, अगर आप दूसरे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, मिनी स्कॉलरशिप है या मेजर स्कॉलरशिप है, तो एचईसी वालों पर आपको स्कॉलरशिप नहीं देगी, क्योंकि एचईसी की पॉलिसी है अगर आप ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो फिर आपको एचईसी दूसरा स्कॉलरशिप नहीं देगी। तो आपको चाहिए कि आप उन स्कॉलरशिप को ख़त्म करें ताकि आपको सीट्स भी मिल जाए और स्कॉलरशिप भी। इसी के लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होता है, किस महीने में हमने अप्लाई करनी है और कैसे करनी है। पहली बात अप्लाई ऑनलाइन करनी है। दूसरी बात अप्लाई के लिए भी कम होता है, सिर्फ 500 रुपये अपने बैंक चालान में जमा करने हैं। ये तो हो गई पैसों की बात। पैसों के बाद आते हैं कि इसकी अप्लाई हमने कब करनी है। अप्लाई हमारे वक्त में तो एमडीकेट से पहले थी, लेकिन हमारा वक्त अब गुजर गए हैं। अब एमडीकेट के बाद आपने इसके लिए अप्लाई करनी है। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आपने करनी है। सिर्फ 500 आपने फीस जमा करना है और फिर आपने टेस्ट में 100 एमसीक्यूज होते हैं। जो पाटा इन के स्टूडेंट है मैक्सिमम वो सेलेक्ट होते हैं और जो पाटा आउट के स्टूडेंट है तो उनके लिए बहुत हाई स्कोर करना पड़ता है, इवन सिर्फ स्कॉलरशिप हासिल करना। इंटरेस्टिंग सवाल कि एचईसी का सिलेबस क्या होता है। एचईसी का सिलेबस ये है हज़ार्ड होता है। एचईसी के सिलेबस में मैथ्स भी होता है, इसका अपना सिलेबस होता है, वो आप एचईसी के वेबसाइट पे दे सकते हैं। जब एचईसी का टाइम आ जाएगा तो मैं अपनी कम्युनिटी में वो सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद को इन्फॉर्म रखें कि एचईसी आखिरकार किस बला का नाम है और इसके लिए हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन इसके लिए आपने सिंपली 9 से लेकर 12 तक जो बुक्स है, खासकर बायोलॉजी के बुक्स, इससे एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन फेडरल और पंजाब के जो एमसीक्यूज होते हैं, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, वो आपने लाजमी देखने हैं। फेडरल और पंजाब के बुक को आप एटलीस्ट एक रीड दे, फिर जो उनके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है वो साल पर है। एचईसी के जितने टेस्ट हो गए हैं, मेरे ख्याल में 8 टेस्ट हो गए हैं, तो 8 टेस्ट आपने फॉलो करने हैं। 2027 तक इसका ये 3 पेज चलेगा, तो 2027 तक आप एचईसी का टेस्ट दे सकते हैं। एचईसी के टेस्ट में आप लोगों को न सिर्फ सीट दी जाती है बल्कि साथ आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी होती है, जो अफगानी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा होती है, मेरे ख्याल में उनके लिए 4,50,000, और जो पाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए 1,43,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है सीट के साथ साथ।